रामकेश मीना 32 साल का यूपीएससी एस्पिरेंट। चेहरा आम था लेकिन ख्वाब कुछ खास। दिन किताबों के बीच गुजरता, रातें दबे हुए प्रेशर में बीत जाती। उसे लगता था मेहनत करूंगा तो जिंदगी बदल जाएगी, पर शायद उसे ये नहीं पता था कि उसी कमरे की वो 4 दीवारें उसकी आखिरी कहानी लिख रही थी। 6 अक्टूबर की सुबह यानी 6 अक्टूबर 2025 की सुबह गांधी विहार की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अब हल्की हल्की धुएं की गंध फैल रही थी। लोग ये सोच रहे थे कि शायद अब दिन की शुरुआत अच्छी होगी कि तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सबको लगा शायद इसके पीछे गैस सिलेंडर ही होगा, क्योंकि आए दिन ये न्यूज़ दिल्ली में सुनने को मिलते रहते हैं, इसलिए कोई उतना नहीं चौंका, लेकिन परेशान जरूर थे। और फिर अगले ही कुछ सेकंड बाद जो उन्हें दिखा सबको हिला दिया। फ्लैट नंबर E6 की 4थी मंजिल में वो काला धुआं बाहर नजर आता हुआ दिखा और लोग नीचे खड़े बस देख रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। किसी ने मोबाइल निकाला और फिर पुलिस को कॉल किया और बताया यहाँ बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है, जल्दी फायर ब्रिगेड भेजिए। पर किसी को नहीं पता था कि वो धुआं सिर्फ दीवारों को नहीं निगल रहा था, बल्कि एक ऐसे राज को भी दफन कर रहा था जो आने वाले दिनों में दिल्ली को हिला कर रखने वाला था। फिर वहाँ पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पहुंची और उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया गया और भीड़ ने तब जाके राहत की सांस ली। सबको तब लगा कि शायद अब मामला खत्म हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होने जा रही थी, क्योंकि जब धुआं छट गया तो कमरे की हालत देखकर सब सन्न रह गए। उस कमरे में मौजूद वो शख्स अब ना तो अपने असली रूप में था और ना ही इस दुनिया में मौजूद था, जिसे देख लोग बस ये तो कह रहे थे कि शायद बस ये एक हादसा है और उसकी किस्मत में यही लिखा होगा। पर पुलिस ने अंदर कदम रखते ही ये महसूस किया यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और फिर एक एक करके सवाल ये उठने लगे कि आखिर वो शख्स था कौन और ये सब कैसे हुआ। क्या ये कोई वाकई हादसा था या फिर इसके पीछे कोई परफेक्ट प्लानिंग की गई थी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और पलटते हैं रामकेश मीना के जीवन के हर उस डार्क पन्ने को। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से, जहां शाम होते ही ऊंट की घंटियां बजती हैं और हवा में मिट्टी की खुशबू खुल जाती है। वहीं रहता था एक लड़का रामकेश मीना। उसका परिवार साधारण था, पिता नौकरी पेशा, माँ घर संभालने वाली, लेकिन उसके भीतर एक अलग सी बेचैनी थी जो किसी छोटे शहर की दीवारों में कैद नहीं रह सकती थी। फिर 2018 की गर्मियों में उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और घर की दीवारों को आखिरी बार देखा और निकल पड़ा उस शहर की ओर जहां लाखों सपने आते हैं और चले भी जाते हैं। हाँ, दिल्ली, गांधी विहार। और वहीं उसने एक किराए का फ्लैट लिया जहां उसने रहना शुरू किया। उसने दीवारों पे नोट चिपकाए, किताबों का ढेर लगाया और अपने रूम को एक एग्जाम हॉल की तरह बना दिया और दिन रात पढ़ाई में डूबने लगा। और हर सुबह वो लाइब्रेरी के लिए भी निकल जाता, दिन भर पढ़ाई करता और रात को बालकनी में बैठकर अपनी माँ को फ़ोन करता। जिंदगी एक लय में बिल्कुल चल रही थी, लेकिन हर कहानी की तरह इसकी लय भी जल्दी टूटने वाली थी। और फिर एक दिन लाइब्रेरी की गलियों में उसकी मुलाकात होती है अमृता से। वो पहली नज़र में बहुत सिंपल लगी, लेकिन आंखों में गहराई, जैसे वो अपने भीतर कोई रहस्य छिपाए बैठी हो। अमृता फॉरेंसिक साइंस की एक स्टूडेंट थी, तेज दिमाग, लॉजिक सोच रखने वाली और हर चीज़ को डिटेल में देखने वाली। शुरुआत में दोनों की बातें बिल्कुल सिलेबस तक सीमित थीं और पढ़ाई लिखाई तक, लेकिन वो रिश्ता जो फ्रेंडशिप से शुरू हो चुका था अब गहराई में ढलने लगा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हर परफेक्ट कहानी के पीछे एक शैडो होती है, और यहाँ वो शैडो थी अमृता, क्योंकि जो बातें सिर्फ उसे पता थी वही आगे चलकर इस कहानी का सबसे बड़ा डरावना सच बनने वाली थी। और अब 6 अक्टूबर 2025 की सुबह गांधी विहार की गलियों में सन्नाटा पसरा था। हवा में धुएं की हल्की गंध थी, लोग अपने दिन की शुरुआत की तैयारी में थे। तभी अचानक एक जोरदार सभी को साउंड सुनाई पड़ता है। हालांकि सब लोग जा चुके थे, थोड़े बहुत लोग मौजूद थे और वहीं पुलिस फ्लैट E6 के अंदर अभी भी मौजूद थी और जांच में जुटी हुई थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि यह हादसा कैसे हुआ।
फिर अचानक माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो खामोशी जो हर हादसे के बाद नहीं आती, बल्कि तब आती है जब कुछ ऐसा घट चुका होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और फिर तभी ये पता चला कि किचन में सिलेंडर है ही नहीं था, बल्कि वो रूम में था। और कहानी ने यहीं से मोड़ लेना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे अहम कड़ी ये सामने आई कि वो दरवाज़ा जिसकी जाली भीतर की ओर मुड़ी हुई थी और अंदर की कुंडी को बाहर से लगा दिया गया था। यानी पूरा सीन हादसे जैसा दिखाने की प्रॉपर सेटअप कर दिया गया था। अब सवाल ये था कि रूम में सिलेंडर आया तो आया कैसे और हुआ क्या था। दोपहर तक पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी थी। किसी ने कहा रात को एक लड़की ऊपर गई थी, किसी ने बताया झगड़े जैसी आवाज़ सुनाई दी थी। फिर अचानक सन्नाटा। मैं यहाँ बैठा था तो दो लड़के आए थे, चेहरा ढक रखा था और कैप टोपी लगाई थी कैप वाली। हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा सच जरूर था, पर किसी के पास पूरा सच नहीं था। फिर विक्टिम की पहचान भी तब तक सामने आ गई। दरअसल उसकी पहचान मौके की जांच और फॉरेंसिक इंस्पेक्शन के बाद हुआ। कमरे की तलाशी में एक आईडी कार्ड और उसके कुछ हिस्से मिले और एक कोचिंग स्लिप भी मिली। नाम साफ उस पर लिखा था रामकेश मीना, और यह नाम पड़ोसी भी ले रहे थे। और डीएनए और डेंटल मैथ से ये पहचान भी कंफर्म कर दी गई कि वो वही शख्स था। लेकिन उसी वक्त पुलिस को सबसे बड़ा गैप दिखाई दिया, क्योंकि राकेश मीना का लैपटॉप और मोबाइल दोनों वहां से गायब थे, यानी क्राइम सीन से। और अगर यह हादसा होता तो उसकी चीजें वहीं पर होती। बस यहीं से केस की दिशा और भी बदलनी शुरू हो गई। और जब सीसीटीवी फुटेज निकाली गई तो सच धीरे धीरे उभरना शुरू हुआ। सीसीटीवी की पहली फ्रेम में दो मास्केड शैडो ऊपर जाते हुए दिखाई पड़े। फिर कुछ देर बाद एक लड़की उसी बिल्डिंग में दाखिल होती हुई दिखाई पड़ी। हालांकि चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन डाउट अब उसी दिशा में जा रहा था। इसीलिए पुलिस ने तुरंत हर फ्रेम को जोड़ना शुरू किया और मोबाइल टावर डाटा और सीसीटीवी का टाइमलाइन मैच करना शुरू किया। तो पैटर्न साफ दिखाई दिया कि रात के 2 से 3 बजे के बीच 3 मोबाइल नंबर वहां पर एक्टिव थे, और उनमें से एक नंबर था अमृता चौहान का। अब यहाँ पे दिशा बिल्कुल साफ हो चुकी थी। पुलिस सीधे मुरादाबाद को निकली, यानी वहां पहुंची जहां अमृता का घर था। और यहीं से और गहरे राज खुलने लगे, जिसे सुनकर आप खुद चौंक जाएंगे। अमृता के घर वालों ने साफ ये कहा कि अब वो हमारे घर के सदस्य नहीं है। उन्होंने एक पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग भी दिखाई 8 जुलाई 2024 की, जिसमें साफ लिखा था कि उन्होंने अपनी बेटी अमृता को बेदखल कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया, जो कारण काफ़ी शॉकिंग था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का चरित्र ठीक नहीं था और अब उसका हमसे कोई भी संबंध नहीं है। यानी परिवार ने कानूनी और सामाजिक तरीके से दोनों तरह से अमृता से रिश्ता तोड़ दिया था। तो अब इसीलिए पुलिस के पास सिर्फ एक रास्ता था कि वो सीधे अमृता तक पहुंचे। तो अब जैसा कि मोबाइल रिकॉर्ड के हिसाब से उस बिल्डिंग में उस वक्त 3 नंबर मौजूद थे, उन सभी पे गौर किया गया। पहला नंबर था उस लोकेशन पे अमृता का, और दूसरा नंबर था अमृता का ही पुराना दोस्त सुमित, और तीसरा नंबर था उन्हीं का जान पहचान वाला संदीप। हाँ, पुलिस ने उन नंबर को सर्विलांस पे लगाना शुरू कर दिया। अमृता का नंबर बंद मिला, लेकिन आखिरी लोकेशन मुरादाबाद की थी। फिर कुछ दिन बाद उत्तराखंड में दिखी, और फिर सर्च टीम ने वहीं पे जाकर छापा मारा और उसे उत्तराखंड में जाकर के पकड़ लेती है। यानी 18 अक्टूबर 2025 को उसे हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन बाकी 2 सुमित कश्यप और संदीप कुमार अभी भी फरार थे। तो अब गिरफ्तारी के बाद सीधे तौर पे पूछताछ शुरू होने जा रही थी। हालांकि शुरुआती दौर में हर क्रिमिनल की तरह उसने भी नखरे दिखाने शुरू किए। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब उसके सामने एक एक करके सबूत रखने शुरू किए, वो तस्वीरें दिखाई, तब वो चुप हो गई। लेकिन सांसें तेज थी। कुछ पल के बाद वो बोली, हाँ मैं उससे मिलने गई थी, पर उससे मिल करके वापस लौट आई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन हाँ,
ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी जितनी आप अभी तक समझ पा रहे हो, क्योंकि इसके पीछे एक डार्क ट्रैप पहले से चल रहा था। दरअसल जिस तरह रामकेश मीना ने अपना भाग्य बदलने के लिए दिल्ली चुना, उसी तरीके से मुरादाबाद से अमृता भी आई थी, लेकिन दोनों के किरदार सिंपल नहीं थे, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। इसीलिए तो उसके घर वालों ने उसे बेदखल कर दिया था, और कारण था उसका कैरेक्टरलेस होना, उसके वो रिश्ते, उसका वो पुराना बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप, जो अब इस केस का अहम चेहरा बन चुका था। सुमित कश्यप वो मुरादाबाद का ही रहने वाला था, और वो वहीं से अमृता का पुराना बॉयफ्रेंड भी था। दोनों का रिश्ता तब शुरू हुआ था जब अमृता फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी। ब्रेकअप के बाद भी दोनों के बीच कांटेक्ट बना रहा, और अब अमृता दिल्ली में पढ़ाई के दौरान जब किसी भी मुश्किलों में फंस जाती, तब सुमित वहां पे आकर के उसकी हेल्प करता, चाहे वो पैसों को लेकर ही क्यों ना हो, और उस वक्त वो उसके साथ भी रहने लग जाया करता, कुछ समय बिता करके वापस जाया करता। पर बात सिर्फ यहाँ पे सुमित तक सीमित नहीं थी, कुछ और भी अनजाने चेहरे थे जिनसे अमृता के रिश्ते कभी बनते तो कभी टूटते रहते। वहीं दूसरी तरफ रामकेश मीना बाहर से डिसिप्लिन्ड पर अंदर से फुल्ली एडिक्टेड। उसे अपनी हर रिलेशनशिप को रिकॉर्ड करने की आदत थी, कभी छिपकर तो कभी बहाने से। वो हर मोमेंट को अपने लैपटॉप में सेव रखता था। उसके पास कई अलग अलग फीमेल पर्सनैलिटीज़ की कुछ ऐसी क्लिप्स थी जिसे वो देख करके इंजॉय फील करता था, और उनमें से किसी को भी नहीं पता था। तो इस एंगल से देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही कम नहीं थे। और जब मई 2025 में सुमित के साथ अमृता का ब्रेकअप हुआ था तो सब कुछ खत्म होने को था, लेकिन सुमित उस वक्त मुरादाबाद में था, और इसीलिए इधर दोनों का रिश्ता बन चुका था। शुरू में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, दोनों साथ भी रहने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अमृता को ये महसूस हुआ कि रामकेश मीना कुछ छिपा रहा है। कभी वो अपना फ़ोन छिपा देता तो कभी वो लैपटॉप के पास उसे नहीं आने देता, यानी अपने लैपटॉप को अमृता को हाथ तक नहीं लगाने देता। इसीलिए वो काफ़ी ओवर थिंकिंग करने लगी, और उसे ये पक्का यकीन हुआ कि उसने कुछ तो रिकॉर्ड करके छिपाया है, और इसीलिए एक दिन उसने सीधे कह दिया कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ रिकॉर्ड किया है। रामकेश ने यहाँ पे मुस्कुराया और बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई यहाँ पे थोड़ी उल्टी थी, क्योंकि वह आदत से खुद मजबूर था। वो उन सभी पलों को कैद करता जिन्हें देखकर वो बाद में इंजॉय फील करता। अब अमृता ने सिर्फ यहाँ पे साफ कह तो दिया था कि अगर कुछ भी है तो डिलीट कर दो, लेकिन उसने लैपटॉप दिखाने से मना कर दिया जब अमृता ने आखिर में कहा था कि तुम मुझे लैपटॉप दिखा दो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस यहीं से कहानी ने दिशा बदलनी शुरू कर दी, और तब से प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। और अब ठीक उसके बाद अमृता ने अगले दिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सुमित कश्यप को कॉल किया और सब कुछ बताना शुरू किया कि मेरे कुछ पर्सनल मोमेंट रामकेश मीना के पास मौजूद हैं, मुझे बस उसे डिलीट करवाना है, प्लीज़ तुम मेरा साथ दे दो। यहाँ पे उन लोगों का मकसद सिर्फ ये था कि वो फ़ोटो और वीडियोज़ को डिलीट करवा देंगे और कुछ भी नहीं, बात ख़त्म। लेकिन कोई भी एक्स बॉयफ्रेंड हो चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, वो ये नहीं सह सकता कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ पर्सनल रिलेशन बना चुकी हो। इसीलिए इस खेल में अब तीसरा किरदार भी जुड़ चुका था, और उसका नाम था संदीप कुमार। और अब प्लानिंग के तहत 5 अक्टूबर की वो रात आ चुकी थी। अमृता, सुमित और संदीप गांधी विहार के उस फ्लैट में जा पहुंचे जहां रामकेश मीना था। कमरे में किताबें, दीवारों पे नोट्स और बीच में रामकेश मीना मौजूद था। बात यहीं पे वही शुरू हो चुकी थी कि जो वो फाइल्स हैं, जो फोटोज़ हैं, प्लीज़ तुम उसे डिलीट कर दो। हालांकि वो मूड बनाकर जरूर आए थे कि अगर वो नहीं माना तब ऐसा कुछ करेंगे, और जब रामकेश ने वही जवाब दिया कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तभी सामने से उसने कहा कि ठीक है तुम मुझे लैपटॉप दिखा दो, पर उसने लैपटॉप दिखाने से इनकार कर दिया। और फिर इन्हीं बातों ही बातों में शब्दों में टकराव होने लगे, हवा में इंटेंस बढ़ने लगा। फिर सुमित ने उसे कुर्सी पे धक्का दे के बिठा दिया, और धीरे धीरे गुस्सा उसका अनकंट्रोलेबल होने लगा, और फिर उन्होंने मिलकर उसकी गर्दन पर पकड़ बनाई और उस पल तक कसकर पकड़े रखा जब तक कि उसकी
सांसें शांत नहीं हो गई। और ये देखकर संदीप, जो कि उनका साथी था, वो बस ये सोचकर आया था कि वो उसे डराने धमकाने जा रहे हैं, फोटो वीडियोस वगैरह सिर्फ डिलीट करवा देंगे, बात खत्म। लेकिन अब ऐसा हो जाने के बाद वो संदीप खुद डर के मारे भाग गया। और अब कमरे में बचे थे सिर्फ 2 लोग, अमृता और सुमित। और हाँ, ये प्लान महीनों से तैयार किया गया था ताकि वो उसे हादसा दिखा सके। और वही प्लानिंग के तहत अब वो किचन से उठा करके सिलेंडर लेकर के आते हैं, उसके सिरहाने पे रखा जाता है, लीकेज हल्का खोल दिया जाता है। और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक तो जो किचन में घी मौजूद था और वहाँ पे जो किताबें मौजूद थी उसके ऊपर अच्छे से बिछा दी जाती हैं। और मोबाइल, लैपटॉप भी उठा लिया जाता है और फिर दीपक जला दिया जाता है ताकि थोड़ा सा टाइम डिले का जुगाड़ हो सके, ताकि वो वहाँ से आसानी से निकल सके और भागने का टाइम मिले और उसके बाद वो धमाका हो। लेकिन उन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ी एक गलती कर दी कि उन्होंने बाहर जाते समय वो मेन गेट का जाली काट कर बाहर से हाथ अंदर की ओर डालकर भीतर की कुंडी लगा दी थी, ताकि लगे कि बाहर से कोई अंदर आया ही नहीं था। जो कुछ हुआ अपने आप हुआ और यहीं से ये केस टर्निंग पॉइंट लिया था और फाइनली अमृता गिरफ्तार हो गई। हालांकि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही वो मोबाइल, लैपटॉप बरामद हुआ, जिसका लैपटॉप से हार्डवेयर निकाल लिया गया था। और जब हार्डवेयर को लैब में भेजा गया तो वहाँ वो 15 क्लिप मिली, जिनमें अमृता की भी एक क्लिप मौजूद थी। और फिर 21 अक्टूबर को सुमित कश्यप और 23 अक्टूबर को संदीप को भी पकड़ लिया गया और कहानी यहाँ तक आ पहुंची। पर आगे क्या होगा ये तो कानून ही तय करेगा। तो अब आप बताइए, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? हाँ, विक्टिम ने गलतियां जरूर की थी, पर क्या उसकी जिंदगी का फैसला करने का हक उसके पास था? हालांकि जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं तो मुझे लगता है कि आपको संयम से काम लेना चाहिए और पुलिस या फिर साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना चाहिए। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बदनामी के डर की वजह से चुप रहते हैं और ऐसे कदम खुद उठा लेते हैं ताकि किसी को पता ना चले और वो खुद ही इस मैटर को सॉल्व कर दें। लेकिन नतीजा आपके सामने है, तो प्लीज़ ऐसे कदम मत उठाए कीजिए। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस केस को लेकर के कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर बताइएगा कि आखिरकार जब आप ऐसे सिचुएशन में हों तो आप क्या करेंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मैं किस केस को कवर करूं आगे वो भी बता सकते हैं। मे भी पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर कवर करूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।